ओके, वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वॉल्वॉक्स में हमने कुछ इसकी स्पीशीज़ को डिस्कस किया था जो कि इंडिया में मिलती हैं। ग्लोबेटर और ऑरियस मैंने आपको बताया था, स्पेशली जो है इंडिया में मिलने वाली जो हमको स्पीशीज़ हैं उनके बारे में हमने बात की थी। फिर हमने इसकी कॉलोनीज़ को देखा था। कॉलोनीज़ जो है वो आपको मैंने बताया था बॉल शेप्ड होती हैं और जो ऑल्पिन हेड है उसके बराबर इनका साइज़ होता है। और फिर उसमें हमने कॉलोनीज़ के अंदर जो कि सिनोबियम जिसको हमने बोला कि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो कॉलोनी बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। और इसका हमने एक कारण भी समझ में आ गया हमको कि क्यों हम इसके जो मेंबर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब देखा था तो आपने देखा था हर सेल स्टेज में हमने उसको एक प्रॉपर नेम दिया था, और उसमें फिर जो डॉटर सेल्स बनी थी उनको हम एक्चुअली उनके सेल्स को काउंट कर सकते हैं। फिर हमने इसकी सेल्स को डिस्कस किया था, इंडिविजुअल सेल्स को। जब हमने कॉलोनी में से एक एक सेल का स्ट्रक्चर जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी के थ्रू आपको बताया था कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनलीज जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमने क्लोरोप्लास्ट से लेके न्यूक्लियस और इसके जो फिलामेंट्स है उनकी बेसल बॉडीज़, आपको न्यूरो मोटर एपरेटस के बारे में भी बताया था, आई स्पॉट के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। और अल्टीमेटली आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट इसमें एक एनवलप होता है हर सेल के पास में, जिसको हम इंडिविजुअल एनवलप कहते हैं। और ये जब कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं यानी कॉलोनीज फॉर्म करते हैं तो ये जो इनके इंडिविजुअल एनवलप्स हैं वो कॉलोनी की जिलेटिनस शीट के साथ में मिल जाते हैं और मिंगल्ड होकर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे कि जिलेटिनस फ्लूइड के अंदर ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो सरफेस पर अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। आपको ओरिएंटेशन मैंने बता दिया था कि इसके फिलामेंट जिसके जो फ्लैजिलस है बाहर की तरफ हमेशा ओरिएंटेड होते हैं, और इनका इसी तरह से जो स्ट्रक्चर है वो हमको कॉलोनी में दिखाई देता है। पायरिनॉइड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, आई स्पॉट के बारे में हमने पढ़ लिया था, और डॉटर कॉलोनी के फॉर्मेशन को भी हमने समझ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जबकि फेवरेबल कंडीशंस होती हैं स्प्रिंग और स्प्रिंग सीजन्स के दौरान हमको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई दिया था। और मैंने वॉल्वॉक्स की कॉलोनी के बारे में एक चीज़ और आपको बताई थी, दैट इज़ कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी जो होती है इसमें पोलरिटी हमको मिलती है। पोलरिटी का मतलब है आगे की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट है उनके अंदर फ्लैजिला और आई स्पॉट जो है वेल डेवलप्ड होते हैं, और अगर हम पीछे की तरफ की सेल्स को देखें, पीछे की तरफ वाली सेल्स से मतलब है हमारा कि जो पोस्टीरियर साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है, अगर हम उनको देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो पोस्टीरियर साइड की जो सेल्स है वो जनरली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, और उनका सच लोकोमोशन या सेंसिटिविटी या फोटो सेंसिटिव जो मतलब लाइट की सेंसिटिविटी के लिए कोई रोल स्पेशली होता नहीं है। तो इनमें आई स्पॉट भी डेवलप नहीं होता, और ये कई बार अपनी फ्लैजिलस को भी विड्रॉ कर लेती हैं। विड्रॉ करने का मतलब है कि फ्लैजिलस को हटा देती हैं, क्योंकि इनके एक्चुअली लोकोमोशन से कोई रिलेशन है नहीं। फिर हमने इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब डिटेल में पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि स्पेशलाइज सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है, जिनके अंदर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उनको हमने नाम दिया था गोनिडिया। और इन गोनिडियाज में मैंने आपको बताया था 2-3 चीज़ें होती हैं, जिसमें कि फ्लैजिला का रिमूवल एक काम सबसे बड़ा था, जो कि सबसे पहले तो ये जब रिप्रोडक्शन का डिसीजन हो जाता है कि इस सेल में पर्टिकुलरली रिप्रोडक्शन होना है या इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको इन्वॉल्व होना है, तो एक तो पहली बात कि वो पोस्टीरियर सेल होगी यानी कॉलोनी की पीछे के साइड की कोई सेल होगी। दूसरी बात कि ये सेल जो है सबसे पहले अपना साइज़ बड़ा करने लगती है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको इन्होंने तैयार कर लिया है फॉर द फर्दर डिवीजन, अलग डिवीजन्स के लिए। और साइज़ अपना किसके थ्रू बड़ा करेंगी, इनमें वैक्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली ये फ्लैजिलस को विड्रॉ कर लेती है यानी अपने फ्लैजिलस को हटा देती है, जिससे ये हमको बड़े साइज़ की जो एक
ये गोनिडियल सेल का फॉर्मेशन आपने यहाँ देखा था। तो ये सेल जो है अंदर की तरफ धंस गई है, यानी कि जो कॉलोनी का हॉलो पार्ट था, यानी कि खोखला वाला भाग था, जैसे मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था कि टेनिस की बॉल है अंदर से खोखली, तो उस तरह की यहाँ पर हमको सिचुएशन दिख रही है, जिसमें कि ये जो सेल जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है वो अंदर की तरफ धंस जाती है और अपना जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें रिजर्व फूड मटेरियल खूब सारा स्टोर करने के बाद में ये जो है अपने आप को प्रिपेयर करती है कि इसको अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंटर करना है। ठीक है, अब क्या हुआ था कि ये जो गोनिडियम थी इसके साइटोप्लाज्म का मतलब प्रोटोप्लास्ट जो है उसका क्लीवेज हुआ था विद मतलब इसमें न्यूक्लियर कंटेंट जो है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था आधा आधा, और ये डिवीजन तब तक चलता रहा जब तक कि 4 सेल स्टेज, फिर देन उसके बाद 8 सेल स्टेज जिसको हमने प्लैंकिया स्टेज कहा था, इससे सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो गया। देन उसके बाद 16 सेल स्टेज एंड देन 16 के बाद में आप मतलब अप टू 16 टू 32 सेल्स के बीच की जो ये पोजीशन होती है उस समय यहाँ पर जो ये जो सेल्स हैं ये एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है, और ये जो रिंग है ये केवल एक साइड से ओपन शो होती है, यानी ओपन दिखती है, जिसको हमने कहा था फ्लियोपोर। और ये फ्लियोपोर जो था इसके जस्ट सामने वाली सेल्स हैं उनमें एक तरह का मूवमेंट होता है, और ये स्पेशलाइज्ड मूवमेंट है जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं, और ये कोशिकाएं जो है आगे की तरफ मूव करना शुरू करती हैं और उलट जाती है, यानी कि पूरा का पूरा ये जो रिंग है इसकी ओरिएंटेशन रिवर्स हो जाती है। जो सेल्स के एपिकल पैपिलास जो हैं वो अंदर की तरफ थे वो अब बाहर की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी इंटरमीडिएट स्टेज है जब इसका इन्वर्जन हो रहा है कॉलोनी का, तब ये कैसी हो जाती है, एक डब्ल्यू की शेप ले लेती हैं, और वो डब्ल्यू की शेप जो है अल्टीमेटली फिर उलट के पूरा इस तरह से एक रिंग फॉर्म करती है। ठीक है, जब ये पूरा ऐसे इन्वर्जन हो चुका होता है देन आफ्टर ये फ्लियोपोर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, सेल्स का और डिवीजन हो जाता है और ये पूरा पोर जो है वो हट जाएगा और एक गोल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। ये गोल स्ट्रक्चर जो है ये फाइनली और डिवाइड करती जाएगी, सेल्स का नंबर इंक्रीज करती जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो पेरेंटल वॉल जो आपको दिख रही है, जो कि जो पेरेंटल गोनिडियम थी उसकी जो वॉल थी ये जो है डिज़ोल्व हो जाती है, और ये कॉलोनी जो है एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी की फॉर्म में फ्लोट करती रहती है, किसमें, पेरेंटल कॉलोनी के अंदर। पेरेंटल कॉलोनी के जो बॉल के बीच का हॉलो प्लेस है वहाँ पर ये जो है डॉटर कॉलोनी अपने आप को फ्री कर लेती है, और वहाँ पर मूव करते करते ये और ज़्यादा ग्रो कर लेती है, और इसी दौरान अगर पेरेंटल कॉलोनी जो है इस डॉटर कॉलोनी को बाहर रिलीज़ कर देती है तो ये कॉलोनी जो है सेपरेटली एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी बना लेती है, और अगर ये रिलीज़ नहीं करती है तो ये पेरेंटल कॉलोनी के अंदर ही अपनी ग्रोथ करती रहती है। और ये हमको फर्स्ट जो डायग्राम है उसमें क्लियरली विजिबल था कि एक पेरेंटल कॉलोनी के अंदर बहुत सारी सब कॉलोनीज़ या छोटी कॉलोनीज़ हमने यहाँ पर देखी थी। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोबारा भी आपको रिवाइज़ करा दिया है कि किस तरह से आपको इसको पढ़ना है, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये। अब हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इसके अंदर हमको ये तो पता ही है कि 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, तो वो सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर आपको डायग्राम में क्लियरली विजिबल है। ये देखिए एंथ्रीडिया जो है बहुत नंबर में ज़्यादा बन रहे हैं, और काफ़ी सारी सेल ये डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही है इसकी, और यहाँ पर आपको ओगोनियम दिख रही है जो कि सिंगल है। तो एक बेसिक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि कॉलोनी के पीछे वाले पार्ट पे यानी पोस्टीरियर पार्ट पर ये सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं, है ना। ये तो हमने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देख लिया था कि इसी तरह की हमको जो स्ट्रक्चर जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व जो कॉलोनी का पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट ही होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि भाई कब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है। तो जब देखिए फेवरेबल कंडीशंस ख़त्म हो जाती हैं, यानी ग्रोइंग सीजन जो है वो ऑफ हो जाता है, तब उस समय जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। लाइक समर सीज़न के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें स्टार्ट होता है, और वो जनरली ऊगेमस टाइप का होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको मैंने बताया था आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, एंडोगेमी, यानी जिसमें असमयुग्म की विषम और
असम युग्म की, और जो भी आप ये हिंदी में कहते हैं इसको, विषम युग्म की जो है यानी ऊगेमस टाइप का, जिसमें कि एक अंड कोशिका और एक स्पर्म का फॉर्मेशन प्रॉपर होता है, जिसमें कि फीमेल जो एग है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो गमन नहीं करेगा, और जो मेल जो स्पर्म बनेगा या एंथेरोजॉइड जिसको हम कहते हैं, वो जो है मूव करके फीमेल एग तक मूव करेगा। तो एक ये चीज़ ध्यान रखनी है हमको कि वॉल्वॉक्स में हमको दो तरह की स्पीशीज़ मिलती है, एक होती है डायशियस और एक होती है मोनोशियस, यानी एक के अंदर आपको दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे और एक के अंदर आपको सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन मिलेगा, या तो एंथेरोजॉइड्स बनेंगे या फिर एग बनेगा। तो दोनों ही सिचुएशन में होगा क्या कि अगर मान लीजिए दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि इसमें चॉइस हो जाती है कि भाई पहले आप जो सेल्स हैं वो एंथेरोजॉइड्स बनाएंगी, यानी कि प्रोटो एंड्री इस कंडीशन को कहते हैं। प्रोटो मतलब पहले, एंड्रस मतलब मेल का बनना, यानी कि जो मेल गैमीट्स जो बनेंगे उनका फॉर्मेशन पहले होगा, उसके बाद फीमेल या एग का फॉर्मेशन होगा। जब हम बात करें एक ही कॉलोनी में दोनों को बनना है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एक तरह से अपना डिसीजन कर दिया है कि भाई हमको एक तरफ ही एनर्जी वेस्ट करनी है। तो इस तरह से हम दोनों तरह की स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। द स्पीशीज़ ऑफ वॉल्वॉक्स आर आइदर मोनोशियस, मोनोशियस मतलब द्विलिंगाश्रयी है ना, दोनों लिंग इसमें होंगे, और डायशियस मतलब एक लिंगाश्रयी। तो हमको दोनों अलग अलग केसेस को डिस्कस करने के बाद भी ये कंक्लूजन मिल रहा है कि भाई बनेंगे तो एंथ्रीडिया और उगोनिया, चाहे तो वो एक कॉलोनी में बने चाहे तो अलग कॉलोनी में बने, लेकिन एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट जो है उगोनिया के डेवलपमेंट से पहले हो जाता है, और इसको हम कहते हैं प्रोटोएंड्रस कंडीशन, यानी कि पहले मेल का बनना, ठीक है। दैट इज एंथ्रीडिया मैच्योर बिफोर उगोनिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। Usually a colony involved in sexual reproduction does not have asexual daughter colonies। तो जब भी आप समझ लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग हो रही है, तो उस दौरान उस कॉलोनी के अंदर आप कोई भी एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी नहीं होगी, यानी कि एसेक्सुअल डॉटर कॉलोनी जो है वो तब तक डिसअपियर हो चुकी होंगी। एक सेकंड, ओके। तो ये जो है डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है इस तरह से होता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शुरुआत होता है, ठीक है। तो अब क्या है, द सेल डेवलपिंग इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर लोकेटेड इन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी। ये आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि भाई जो कॉलोनी है उसके पीछे के भाग में आपको जो दिखेंगे वो सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो इनको हम अब वहाँ पे हमने गोनिडिया बोला था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रही थी जिस सेल से, उसको हमने गोनिडियम बोला था। यहाँ पर हम जो सेल है उसको बोलेंगे गैमिटेंजिया, क्योंकि गैमिटेंजिया का मतलब है कि गैमिट्स का फॉर्मेशन होना इन सेल से, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल जैसे आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर पढ़ लिया है तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकेंड बच्चों, हेलो, हाँ मैम मैं क्लास ले रही हूँ अभी, मैं करती हूँ आपको 5 मिनट में, है ना। हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ। हेलो, हाँ हाँ बच्चों आवाज़ आ रही है। यूजुअली द गैमेटेंजिया आर लिमिटेड गैमेटेंजिया जो है इनकी संख्या फिक्स होती है ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी डेवलपमेंटल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना है किसी भी सेल को या कॉलोनी को, तो काफ़ी सारी एनर्जी उनकी लगती है, तो इसलिए गैमेटेंजिया का नंबर जो है वो लिमिटेड होता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि पहले अगर एक ही कॉलोनी के अंदर दोनों को डेवलप होना है तो फिर उस केस में पहले मेल जो एंथ्रीडियास हैं वो डेवलप होंगे, उसके बाद जो उगोनिया है उनका डेवलपमेंट होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ना
कि इस तरह से गोनिडियम जो है उसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये सेम प्रोसेस है जैसा कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पढ़ा था कि ये क्या करेगा, अपना खूब सारा रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा कर लेगा, है ना, और अपना जो प्रिपरेशन जो है पायरिनोइड्स की नंबर इनके अंदर बढ़ जाएगी, ये अंदर की तरह थोड़ा हॉलो डिप्रेशन के अंदर चले जाएंगे, यानी धंस जाएगी अंदर सेल, और इनके आपस में जो वेजिटेटिव सेल के साथ में जो कनेक्शन है, यानी कि इनके दोनों के जो वेजिटेटिव सेल्स के साथ में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के साथ अभी भी जुड़ी हुई है। और इसमें एक जो चीज़ आपको सबसे पहले जो दिखाई दी वो है कि फ्लैजिलस ने भी विड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि फ्लैजिलस में भी डिसअपियर हो गए हैं और सेल जो है साइज़ में बड़ी हो गई है, बड़ी होकर, और इसने खूब सारा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके अपनी प्रिपरेशन कर ली है कि इनको फर्दर डिवीजन होना है। बिल्कुल एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही हो रहा है। देखिए सेम हुआ, यहाँ पर भी क्लीवेज हुआ, क्लीवेज के बाद 2 सेल्स बनी, उसके बाद 4 सेल 8 सेल स्टेज बनी, और उसके बाद में हमको 32 अप्रॉक्स जो सेल्स बन जाती हैं वो सेल्स का फॉर्मेशन भी हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। अब आपको देखो, मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये बताया था बात कि कोई नियर बाय सेल्स जो है ना, 2 पास की सेल्स हैं, उनके वो कभी भी एंथ्रीडियम नहीं बनाएंगी। तो इनकी जो लोकेशन है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए डायग्राम्स इस तरह से दिए हुए जो पास है, ये सिर्फ एक ही है जिसकी डेवलपमेंटल प्रोसेस को आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए कि भाई आप इसकी डेवलपिंग स्टेजेस को एक साथ देख पाए, इसलिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। अदरवाइज इसी सेल के अंदर ये सारे बाकी के डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहे हैं, समझ गए आप। तो यानी केवल पोस्टीरियर सेल की केवल कोई एक सेल जो है वो एंथेरोजॉइड बनाने में इन्वॉल्व हो रही है। और अल्टीमेटली जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे पढ़ा था, सेम हमारी यही कंडीशन हो गई थी बिफोर द इन्वर्जन। अब वापस क्या होना है बच्चों, इन्वर्जन होना है। इन्वर्जन का तरीका वही आपको मैंने बताया था, फ्लियोपोर रह जाता है, यहाँ पर एक छिद्र रह जाता है, और ये जो सेल्स हैं जो कि एक साथ अरेंज्ड हमको दिखाई दे रही है, एक आपको रिंग बना रही है इस तरह की, जो एक छोटे से पोर वाली रिंग, यहाँ से फिर से हमारा वही प्रोसेस शुरू होगा, दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। तो यहाँ पे देखिए आप एंथेरोजॉइड्स के केस में भी इन्वर्जन हमको दिखाई दे रहा है, और इन्वर्जन नहीं होगा तो फिर वही एपिकल पेपिलस अंदर की तरफ है, अग्रभाग इसका अंदर की तरफ है। तो यहाँ सिमिलरली आपको इन्वर्जन दिखाई दे रहा है, और जैसे इन्वर्जन हो जाता है ये सेल्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 64 to 512 सेल्स, करीब 512 के आसपास ये सेल्स बन जाती हैं डिवीजन कर करके, और इन सब में उसी दौरान फिर जो है ये अपनी फ्लैजिलस को रिगेन कर लेते हैं, यानी डॉटर एंथेरोजॉइड्स जो बने हैं, यानी कि पुत्री जो एंथेरोजॉइड्स बने हैं उनके अंदर फ्लैजिलस का निर्माण दोबारा हो जाता है। अब आप देखिए, ये तो हमारी कहाँ तक की बात हुई कि हमने इस तरह से जो एंथेरोजॉइड्स हैं उनका निर्माण किस तरह से किया। अब ये बताइए, यहाँ पे इनका जो कॉलोनी है, कॉलोनी के साथ पेरेंटल कॉलोनी की जो कवर है यानी सेल वॉल है, उसमें अगर हम देखते हैं तो इसका डिसॉल्व अगर हम इसको कर दें वॉल को, तो ये एंथेरोजॉइड्स आराम से इसमें से रिलीज हो सकते हैं। अब रिलीजिंग के समय हमको एक चीज़ जो ध्यान रखनी होती है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ये एंथेरोजॉइड्स ना साथ ही जुड़े रहते हैं, एक बंच में ही रहेंगे, हमेशा सेट के अंदर ही रहते हैं। जितने डॉटर एंथेरोजॉइड्स में बने हैं, मान लीजिए बने हैं 512 यानी 512, पूरे के पूरे 512 जो है ना इसकी वॉल को डिसॉल्व करेंगे यहाँ से और रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 512 जब बाहर निकल गए, देन आफ्टर ये सोचेंगे कि भाई अब हमें जिलेटिनस वॉल को अपने रिमूव करके अलग अलग मूव करना। और समटाइम तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि पानी के अंदर भी एक साथ फ्लोट कर रहे होते हैं, है ना, पूरे बंच के साथ, बंच में, है ना। लेकिन कई कंडीशंस में ऐसा होता है कि ये जो है सेपरेट हो जाते हैं यहीं पर ही, जबकि ये जो पेरेंटल वॉल के अंदर है तभी सेपरेट हो जाते हैं। और इवन कि ये पेरेंटल वॉल जब टूट जाती है ना, तो ये सारे रिलीज होके जो एक मैंने बताया आपको हॉलो पार्ट है बीच में, है ना, उसमें जाके तैरते रहते हैं। और यहाँ से फिर किसी भी कॉलोनी के किसी भी पोर से कहीं पे भी कुछ जो छिद्र निर्मित होगा उससे ये एक एक करके धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं। तो 2 मोड हैं इनके डिस्पर्सल के। बाकी डिस्पर्सल मतलब इनके प्रकीर्णन के जो कहेंगे हम, या पॉलिनेशन जो आप कहते हैं, उसके 2 तरीके हैं, या तो ये पूरे सेट में या बंच में ही रिलीज होंगे, या फिर इनको अलग अलग करके रिलीज होना है, ठीक है। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो सेम ही है जैसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था, इसलिए मैं इसको ऑलरेडी 2 बार आपको समझा चुकी हूँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दी गैमेटेंजियम डेवलप इनटू एंथ्रीडियम इज
लार्जर देन दी वेजिटेटिव सेल। ये आपको पहले से ही पता है कि लार्ज साइज का होगा कॉलोनी के कंपैरेटिवली। दूसरी बात, इट विड्रॉज इट्स फ्लैजिला। सबसे पहले इसने क्या किया, अपने फ्लैजिला को हटा दिया, नष्ट कर दिया, बट रिमेन कनेक्टेड विद दी अदर वेजिटेटिव सेल। दूसरी जो कायिक कोशिका है उनसे अपना संपर्क ये बना के रखते हैं, अभी भी संपर्क इनका खत्म नहीं हुआ है। काय के लिए संपर्क बना हुआ है, किसके थ्रू संपर्क बना हुआ है बच्चों, ये है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स। यानी कि आप इसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड या साइटोप्लाज्मिक सूत्र हम बार बार यूज़ कर रहे हैं शब्द, इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हमारी जो यूकैरियोटिक सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटास होते हैं ना, वैसे इनका कनेक्शन होता है। ठीक है, द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द गैमेटेंजियम डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म 16 to 512 रॉड शेप्ड सेल्स। तो ये देखिए, ये आपकी रॉड शेप सेल्स बनती जा रही है और डिवीजन होता जा रहा है इनमें। ठीक है, और ये रॉड शेप मतलब थोड़ी सी इलोंगेटेड है, थोड़ी सी लंबाई में बढ़ी हुई है, इसलिए इनको रॉड शेप सेल्स हमने कहा है ना। अब ये जो सेल्स बन गई हैं, ये ईच सेल डेवलप इनटू अ नेकेड बाइफ्लैजिलेट फ्यूजिफॉर्म मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज कॉल्ड एंथेरोजॉइड। यानी कि नग्न का मतलब है यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बिना सेल वॉल के हैं, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन पर प्रेजेंट है। बाइफ्लैजिलेट है यानी कि द्विकशाभिकीय हैं। फ्यूजिफॉर्म है यानी कि इनकी तुर्क जैसी स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तरफ से बिल्कुल ये स्पिंडल फॉर्म कर रही है, इस तरह की इनकी शेप होती है ना। और इस तरह की जो एंथेरोजॉइड्स हैं हम मतलब इस सेल के अंदर बन चुके हैं। अब कुछ स्पीशीज़ के अंदर हमने देखा कि एंथेरोजॉइड्स जो है ये पूरे बंडल की फॉर्म में है, जैसा मैंने आपको बता दिया कि इन सम स्पीशीज़ ऑल एंथेरोजॉइड्स इन एन एंथ्रीडियम फॉर्म अ बंडल, समूह में ही रहेंगे हमेशा, एंड आर ऑल्सो रिलीज इन बंडल फॉर्म, यानी समूह की फॉर्म में ही रिलीज भी हो जाएंगे सेल से। ठीक है, इन अदर स्पीशीज़, कुछ अलग स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो भाई देखिए क्या होगा उनमें, प्रोटोप्लास्ट ऑफ एंथ्रीडियम डिवाइड इनटू टू फॉर्म 120 एंथेरोजॉइड, सॉरी ये तो आप छोड़ दीजिए, कि करीब 128 तक एंथेरोजॉइड्स जब बन गए हैं तो ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं पेरेंटल कोशिका से, मतलब मातृ कोशिका से अलग हो जाते हैं, मातृ कोशिका गल जाती है, और ये एंथेरोजॉइड्स जो है ये जनक जो कॉलोनी है यानी पेरेंटल कॉलोनी के होलोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं, यानी खोखले भाग में आ जाते हैं, और वहाँ पे जाके इन्वर्ट होके और एक एक करके जो है एंथेरोजॉइड्स रिलीज़ होते रहते हैं अकेले, है ना। तो ये दोनों फॉर्म्स आपको मैंने समझा दिया, ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं ऊगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होता है। देखो एंथेरोजॉइड तो बहुत कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही था, इन्वर्जन भी वैसा ही हुआ इसमें, लेकिन ऊगोनियम में क्योंकि एक ही सेल का डेवलपमेंट होना है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि इसका साइज़ और ज़्यादा कंपैरेटिवली बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊगोनियम जो है एग जो है उसका साइज़ और बड़ा होना है। तो ये थोड़ा और नीचे धस के और ज़्यादा लार्ज साइज़ अटेन कर लेता है, ज़्यादा बड़ा साइज़ बना लेता है अपना, और खूब सारा रिजर्व फूड मटेरियल अपने लिए स्टोर कर लेगा, क्योंकि इसको आगे जायगोट बनाना है और नई जो जनरेशन है उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से होनी है। तो सबसे पहले ये अपना साइज़ बड़ा करेगा, और इसकी शेप जो है थोड़ी सी मेल एंथेरोजॉइड के कंपैरेटिवली चेंज हो जाती है, बिकॉज ये हमको दिखने लगता है ऐसे जैसे फ्लास्क शेप, ऐसा लगता है जैसे आपने फ्लावर्स में पढ़े ना स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो जस्ट लाइक ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमको लगने लगता है कि अपर जो पार्ट है इसका ये दिस इज द स्टिग्मा, एंड ये लंबी एक ट्यूब बन जाती है दैट इज लाइक स्टाइल, और नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है हमारा जो ओवरी वाला जो पोर्शन है। इस तरह से हमको एक फ्लास्क शेप अपीयरेंस इसकी दिखने लगती है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे इसका साइज़ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि थोड़ा और एंथ्रोजॉइड से कंपैरेटिवली और बड़ा साइज़ हो जाता है ये इसका, और पूरा का पूरा प्रोटोप्लास्ट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है ऊगोनियम बनाने के अंदर, यानी कि पूरा कंप्लीट सेल जो है वो ऊगोनियम बना लेती है। और यहाँ पे अभी तक भी एक सिंगल न्यूक्लिएट कंडीशन है, यानी केवल एक ही केंद्रक पाया जा रहा है सैक के अंदर, और ये यहाँ फ्लैजिला ऑलमोस्ट पहले ही ये विड्रॉ कर चुका है, यानी फ्लैजिला तो हमें दिख ही नहीं रहे यहाँ पर। तो ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्फेरिकल जो सेल बनी है इसको अब हम एग कहना शुरू कर देते हैं, और साइज़ जब बढ़ता है तो आपको मैंने बता दिया एक ही तरीका है, अंदर से वैक्यूल बना लो, वैक्यूल बना देंगे तो वॉल जो है उस पर धक्का लगता है और अल्टीमेटली जो साइज़ है ना वो एनलार्ज हो जाता है।
तो यहाँ पे हमको सारी वही प्रोसेस दिखाई दे रही है जो कि हमने ऑलरेडी 2 स्टेप्स में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो एग का फॉर्मेशन हो गया। द एग हैज़ अ पैराइटल क्लोरोप्लास्ट एंड एज सच इन ग्रीन। ये जो एग है उस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी अभी होने के कारण हमको ये ग्रीन कलर का दिखाई देता है, और इसमें खूब सारा रिजर्व फूड मटेरियल भी भरा हुआ है। और ये जो है कॉलोनी की सरफेस पर ऐसा अपीयर होता है, एक पार्ट क्लियरली विजिबल होता है कि भाई यहाँ पर ये, जैसा मैंने आपको बताया, स्टिग्मा जैसा पार्ट हमको यहाँ पे दिखाई देने लग जाता है कॉलोनी की सरफेस पर। अब ये पार्ट जो है, इसकी इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आएगी फर्टिलाइजेशन के दौरान, जब यहाँ से डिज़ोल्व होने के कारण जो एंथेरोजॉइड्स हैं उनकी एंट्री होनी है स्टिग्मा को डिज़ोल्व करते हुए। स्टिग्मा को देखो, डिज़ोल्व करने के लिए हमको हमेशा चाहिए जिलेटिन को। अगर आप डिज़ोल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को यूज़ करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है कि जो मेल जो गैमीट्स हैं एंथेरोजॉइड्स, वो कुछ ऐसे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो कि इस वॉल को डिसॉल्व करके एक पोर डेवलप कर लेते हैं, एक छेद बना लेते हैं, जिसके कारण कि जो एंथेरोजॉइड्स हैं वो मूव करते हुए इस सेल के अंदर, जो पेरेंटल सेल है एग फॉर्मेशन के लिए, यानी यूगोनियम के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो देखिए आप, यहाँ तक हमने समझ लिया कि किस तरह से ये एग का फॉर्मेशन हो गया। नाउ वी कम टू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। और इसमें क्या हो रहा है, एंथेरोजॉइड्स या तो बंडल की फॉर्म में पानी के अंदर घूम रहे हैं, या फिर सिंगल एंथेरोजॉइड्स जो है वो स्विम करते रहते हैं। वो तब तक स्विम करते रहते हैं जब तक कि, अगर मान लीजिए कोई उनके पास वेजिटेटिव सेल उनके कांटेक्ट में आई है, तो उनके बीच में एक जो कहेंगे रिपल्सिव एक्शन होता है, और वो आगे मूव ऑन कर लेते हैं, तब आगे और तैरते जाएंगे जब तक कि उनको कोई रिसेप्टिव अपोजिट जो क्या बोलेंगे सेक्स वाला जो सेल है वो नहीं दिखाई देगा। यानी कि जैसे ही एंथेरोजॉइड्स का कनेक्शन किसी फीमेल कॉलोनी के साथ में होता है, फीमेल कंटेनिंग कॉलोनीज या एग के साथ में होता है, तो फिर ये जो एंथेरोजॉइड्स है वो कॉलोनी की वॉल पर, जिलेटिनस वॉल में इंटेंगल हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और वहाँ से फिर ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं जो फीमेल कॉलोनी है उसकी जिलेटिन को डिसॉल्व करने में, और फिर एंथेरोजॉइड्स जो है वो या तो बंडल की फॉर्म में ही एंटर कर जाते हैं, या तो फिर सिंगल एंथेरोजॉइड्स जो है वो लिबरेट हो जाते हैं या मुक्त कर दिए जाते हैं फीमेल सेल के अंदर, कॉलोनी के अंदर। ठीक है, जब ये फीमेल कॉलोनी के अंदर पहुंच जाते हैं, ये देखिए आप एग के सारे जो पेरिफ्री में ये स्विम कर रहे हैं। अब ये एंथेरोजॉइड्स में से केवल एक एंथेरोजॉइड जो है वो एग के साथ फ्यूज़ कर लेता है, और जैसे ये फ्यूज़ करता है, इसकी जो एग सेल है इसके ऊपर एक और थिक लेयर डेवलप हो जाती है, और अल्टीमेटली जो एक रेड कलर की अपीयरेंस इसको मिल जाती है बिकॉज ऑफ दी सम पिगमेंट्स जो कि इसको चेंज कर देते हैं इसका कलर। अभी तक आपने देखा था ना, एग तो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा था क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर प्रेजेंट थे। यहाँ पर जैसे ही इसका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बाकी सारे एंथेरोजॉइड्स को तो ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया जाता है। बाकी जो एक एंथेरोजॉइड सक्सेसफुली जब इसके साथ फ्यूज़ हो चुका है, तो फिर ये जाइगोट जो है अपने ऊपर पहले तो लेयर सिक्रीट करता है। ये लेयर्स जो है 3 लेयर्ड थिक वॉल का फॉर्मेशन कहेंगे हम इसको, ये फॉर्म हो जाता है, और इसका कलर जो है वो रेडिश हमको दिखाई देने लगता है बिकॉज ऑफ दी पिगमेंट हिमेटोक्रोम। ये ध्यान रखना है आपको। तो हिमेटोक्रोम जो वर्णक है या पिगमेंट है, जिसके कारण कि जाइगोट का रंग अब हमें लाल दिखाई देने लगता है हरे के कंपैरेटिवली। तो उस समय हमें कॉलोनीज़ की अपीयरेंस में भी कलर में वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जाइगोट जब बन गया है तो ये थोड़ा टाइम के लिए अपनी रेस्टिंग स्टेज को एक्वायर कर लेता है। रेस्टिंग स्टेज मतलब कि थोड़े टाइम के लिए सुषुप्तावस्था में चला जाता है, रेस्ट करता है अपने जो, और इसको जो आगे का प्लानिंग करना है पेरेंटल कॉलोनी बनाने का, उसकी प्लानिंग के लिए इसको समय लगता है। तो ये रेस्टिंग या क्विसेंट स्टेज के अंदर या डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, अब ये अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। उस टाइम तक इसके ऊपर पूरा अच्छे से वॉल बना हुआ है, इसको हम कहते हैं निश्चिक्तांड, हिंदी में आप कहते हो। और वैसे इसमें हिमेटोक्रोम के कारण मोटी वॉल आपको रेड कलर की दिखाई दे रही है।
अब देखिए आगे क्या होता है, यहाँ तक का प्रोसेस तो हमको आ गया समझ में। अब देखिए ये जाइगोट है, और ये जाइगोट के ऊपर ये कवरिंग है जिसको हमने हिमेटोक्रोम कहा है, और इस पर अलग टाइप का ऑर्नामेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे अलंकृत सी जो है ना निषिक्तांड आपको यहाँ दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ फ्यूज़न हो गया है ना, फ्यूज़न के बाद में यानी कि जब संयुग्मन हुआ है तो ये जो क्रोमोसोम है इनकी डबलिंग हो गई है ना। एक सेट आया मेल इस एंथेरोजॉइड से और एक सेट आया एक्स से। लेकिन हाँ जो यूलोथ्रिक्स वॉल्वॉक्स है उसमें तो आपको पता है कि वो जो खुद की सेल जो है उसके अंदर तो हैप्लॉइड कंडीशन ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये डिप्लॉइड कंडीशन हो गई है। तो डिप्लॉइड को अब हमें प्लानिंग क्या करनी है कि हैप्लॉइड करना है। तो यानी द्विगुणित जो निषिक्तांड है उसको अगुणित में परिवर्तित करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है कि आप मियोसिस करवा दें, यानी अर्धसूत्री विभाजन होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स का वापस क्या होगा, एक सेल से पहले 4 सेल बनेगी, 4 सेल जो है वो हैप्लॉइड होंगी, और उससे फिर आगे लगातार डिविजन्स के बाद में हमको खूब सारी सेल्स मिलेंगी जो कि हैप्लॉइड होंगी। जब ये 4 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज 16 सेल स्टेज तक भी पहुंच जाता है, सेल्स में लगातार डिवीजन होता जा रहा है, तो एट दी मतलब जब हम करीब 16 to 32 सेल्स के बीच की स्टेजेस में होते हैं उस दौरान इस पर प्रेशर जनरेट होता है, यानी कि जो आपने जाइगोट की वॉल बनाई थी ना उस पर एक प्रेशर लगता है, और उस प्रेशर के कारण ये रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, आधे आधे 2 पार्ट्स में टूट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, और इसके जो ये अंदर सेल्स बन रही हैं उनके ऊपर की एक पतली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर जो है इसको अलग ले जाती है, यानी कि एक अब ये बबल की तरह से पानी के अंदर तैरती रहेंगी जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। केवल जाइगोट की जो आउटर वॉल जो बनी थी ना नई सिक्रेट हुई थी वो टूट गई, रप्चर हो गई, और ये सेल जो है ये विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बबल या एक बुलबुले की तरह से तैरती रहेंगी पानी के अंदर, और इसमें अभी अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, अब ये सेल जब क्या हो गई, रिलीज हो गई है, तब इस सेल के अंदर आपको इसी तरह का डेवलपमेंट दिखाई देगा जैसे कि डॉटर कॉलोनीज बनती हैं। तो डॉटर कॉलोनीज में क्या है, सेल्स में डिवीजन होता जाएगा, और हर सेल के अंदर आपको फिर दिखाई देंगे कि इनका मॉडिफिकेशन या मेटामॉर्फोसिस हो गया। अभी तक ये गोल सेल थी, इन्होंने अपना फिर से जो वॉल्वॉक्स की एक एक सेल है ना, जैसे आपने देखा पायरीफॉर्म शेप की सेल्स थी, वो वैसी बन जाएंगे और 2-2 फ्लैजिला पर डेवलप हो जाएंगे, और अब हम इनको डॉटर कॉलोनीज कहना शुरू कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे देखिए आप पूरी कॉलोनी का फॉर्मेशन जो है एक जाइगोट से हो गया है। तो अब हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं कि भाई जर्मिनेशन कैसे हुआ है, यानी जाइगोट से ऐसे डॉटर कॉलोनीज का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। तो वो देखिए आप, the zygote usually does not germinate until the following spring. Before germination, the diploid nucleus of the zygote undergo a meiotic division। जैसा मैंने आपको बताया कि zygote जो है उसको अब अपने क्रोमोसोम्स को, अपने गुणसूत्र को वापस से आधा करना है, क्योंकि इसका जो खुद वॉल्वॉक्स की एक सेल जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, हमेशा एक्स होती है ना। तो ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन करके 4 से 8 से 16 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करके सेल्स के नंबर को बढ़ाता जाएगा, और फिर एक लिमिट के बाद जबकि इनकी सेल्स की संख्या जो है 16 से 32 के आसपास होती है, ये सेल्स जो है इनकी आउटर वॉल जो है वो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो कि नई बनी थी जाइगोट के ऊपर वो स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, और इसके अंदर से 2 इनर लेयर प्रोट्रूड, बाहर अंदर की जो लेयर है वो बाहर की तरफ मुक्त हो जाती है एक वेसाइकल की फॉर्म में, जिसको हम कह रहे हैं एक बुलबुले की फॉर्म में। द सेल्स माइग्रेट इनटू दिस वेसाइकल। जितनी भी कोशिकाएं अभी डिवीजन के दौरान बन चुकी हैं वो सारी इस बुलबुले के अंदर चली जाती हैं, वेसाइकल के अंदर चली जाती हैं, या आप ये समझ सकते हैं रिक्तिका के अंदर चली जाती हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये फर्दर डिवीजन करती रहेंगी, है ना। द स्पीशीज ऑफ वॉल्वॉक्स वेरी कंसिडरेबली इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू न्यू कॉलोनी। अब लगातार सेल डिवीजन होता जा रहा है, और उसके बाद में ये रिपीटेटिव डिवीजन्स के द्वारा जो है
प्लैंकिया स्टेज और उसके बाद 16 सेल स्टेज से लेके 1500 तक सेल्स बना लेती हैं और फिर ये अपने आप को ऐसे ही अरेंज कर लेती है जैसे कॉलोनी में अरेंज होती है, यानी कि इनकी सबकी फ्लैजिला जो है आउटर सरफेस की तरफ ओरिएंट हो जाती है, ये पूरे सरफेस पर लग जाती है, एक बड़ी बॉल बना लेती है, बीच में हॉलो स्फीयर छोड़ देती हैं। तो इस तरह से एक नई डॉटर कॉलोनी का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो जाइगोट से इस तरह से जो सेल कॉलोनीज़ का बनना है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि सेल्स की नंबर बढ़ी चुकी है, ये पूरी कॉलोनी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन कई बार कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो कि एक थोड़ा सा चेंज फॉर्म है, उसमें देखिए आप क्या होता है कि ये जो सेल्स बनी है ना, इसमें से कुछ सेल्स जिंदा रहती हैं, बाकी सेल डिसअपियर हो जाती हैं, और जो जिंदा सेल होती है उसको हम कहते हैं जूस्पोर बन गया, है ना। जूस्पोर जो है वो पानी से मुक्त हो जाता है और ये जूस्पोर जो है ये आगे जाके फिर डिवीजन के बाद कॉलोनीज बनाता है, यानी कि एक हमको एडिशनल स्टेज और लेनी पड़ती है, दैट इज़ नोन एज जूस्पोर। और ये हमको मिलती है जनरली जैसे कि कुछ इसकी स्पीशीज़ है लाइक वॉल्वॉक्स माइनर है, इनमें प्रोटोप्लास्ट का लगातार डिवीजन होता जाता है। कॉलोनी बनने से पहले इसमें जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जूस्पोर जो है केवल एक कोशिका रहती है, बाकी सारी कोशिकाएं नष्ट हो गई, ये सॉरी इन वॉल्वॉक्स कंपेंसिस में। ठीक है, कंपेंसिस के अंदर प्रोटोप्लास्ट जो है इसका जाइगोट का, वो केवल एक जूस्पोर बनाता है और ये जूस्पोर जो है फिर बाद में जाके कॉलोनी बनाता है और बनाएगा वो सेम ही तरीके से। वही कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए, केवल ये बताना है कि जाइगोट से केवल एक सिंगल सेल सर्वाइव करती है, बचती है, जिसको हम जूस्पोर कहते हैं, जो कि बाद में जाके फिर पूरी कॉलोनी बनाती है। यहाँ पे हम इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब एक स्टेज को और डाल रहे हैं बीच में, दैट इज़ जूस्पोर फॉर्मेशन। तो ये जूस्पोर फिर बाद में जाके खुद डिवीजन करता जाता है और फिर कॉलोनी बनाता है। तो दोनों ही केसेस में प्रोसेस वही है, या तो जाइगोट डायरेक्टली डिवीजन करके सेल्स बना के कॉलोनी बना ले, या फिर जाइगोट जो है पहले बनाए जूस्पोर और जूस्पोर में फिर डिवीजन होके बनाए कॉलोनी। ठीक है, तो इस तरह से नई कॉलोनी बन गई है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसे कहते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें कि अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं, यानी कि जो थैलस जो है उसमें हैप्लॉइड स्टेज कितने टाइम रही और डिप्लॉइड स्टेज कितने टाइम रही, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए आप यहाँ पर ये वॉल्वॉक्स था, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी को हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था। उसमें जब गोनिडियम बने थे तो गोनिडियम से डॉटर कॉलोनी बनी थी और इसको हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई कहीं पे कोई डबल क्रोमोसोम वाली स्टेज आई नहीं, यानी कोई डिप्लॉइड स्टेज तो आई नहीं, पूरी हैप्लॉइड स्टेजेस ही हैं। अब हम वॉल्वॉक्स के दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन स्टेजेस को देखते हैं, यानी कि प्रोमिनेंटली हमको हमेशा वॉल्वॉक्स जो है वो हैप्लॉइड स्टेज में ही दिखा, है ना, अगुणित अवस्था में ही दिखा। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या इवेंट्स हुए थे। ये हमेशा इसी तरह बनाना पड़ता है बच्चों, हर एल्गी के केस में आपको इस तरह का एक साइकिल बनाना होगा, जिसमें एक तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनाएंगे आप, एक तरफ आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेंशन करेंगे। अब जैसे जैसे आप एल्गी की कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ेंगे ना, दूसरे एल्गी मेंबर्स पढ़ते जाएंगे, तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपने इसमें वॉल्वॉक्स में तो सीधा सीधा सब कुछ आपको समझ में आया हुआ था कि भाई वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में एंथ्रीडियम बना, एंथ्रीडियम से स्पर्म्स या एंथेरोजॉइड्स बने थे। अगर इसकी फीमेल कॉलोनी में हमें उगोनियम बना था, उगोनियम के अंदर एग बना था। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ था और जाइगोट बना था। ये जाइगोट जो है ये 2n था, यानी ये डिप्लॉयड स्टेज थी। यानी कि अगर हम इस पूरे गोले में अगर ये देखें तो पाई डायग्राम अगर बनाते हैं तो इसकी परसेंटेज होती है 5%। 5% पार्ट जो है वो 2n स्टेज का है। ठीक है, बाकी जो आप 95% टाइम ना ये हैप्लॉइड स्टेजेस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल जाइगोट के समय ये 2n अवस्था में था। अब ये जाइगोट ने तुरंत ही क्या किया, मियोसिस कर लिया। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन करके वापस से हैप्लॉइड स्टेज बना ली, जो कि या तो जूस्पोर की फॉर्म में है या फिर अगर डायरेक्ट कॉलोनी बनी है तो भी वो हैप्लॉइड ही है। समझ में आ गई बात। तो अब केवल डिप्लॉयड स्टेज, एक तो इसकी पहली बात तो हमें ये समझ में आई इस डायग्राम को देख के कि हैप्लॉइड स्टेज के साथ साथ डिप्लॉयड स्टेज भी प्रेजेंट है।
है ना। तो यानी कि इसकी लाइफ साइकिल में दोनों फेजेस हैं तो सही, अब है तो कितनी टाइम के लिए उसको अगर हम देखें तो डिप्लॉयड स्टेज केवल एक स्टेप में मिल रही है हमको, और वो भी कुछ ही समय के लिए। और वो समय कौन सा होगा, जब तक ये रेस्टिंग स्टेज में रहेगा, है ना। उसके बाद ये तुरंत जैसे ही रेस्टिंग स्टेज को पास करेगा, ये वापस से मियोसिस करेगा और फिर हैप्लॉइड बनाएगा। जूस्पोर भी हैप्लॉइड है, फिर इसकी कॉलोनी बनेगी वो भी हैप्लॉइड है, वापस सिनोबियम बनेगा वो भी हैप्लॉइड है। तो ज़्यादा भाग जो है इसका आपको दिखाई दे रहा है कि हैप्लॉइड स्टेज को दिखा रहा है ना। डिप्लॉयड कुछ समय के लिए, इसलिए इसके लाइफ साइकिल को हम कहते हैं ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जिसमें कि हैप्लॉइड स्टेज ज़्यादा डोमिनेंट है ना। तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक। अगर डिप्लॉयड स्टेज डोमिनेंट होती है तो उसको हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक। ठीक है, ये लाइफ साइकिल्स में हमने पढ़ चुके हैं हम एल्गी के अंदर। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि वॉल्वॉक्स जो है उसमें हमको हैप्लॉन्टिक स्टेज जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। समझ में आ गई बात। तो ये हुआ वॉल्वॉक्स का पूरा डिस्क्रिप्शन, है ना। इसके अलावा अब जो इसका जो हम कहेंगे फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो होता है, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन का मतलब है कि इसमें एक डिग्री ऑफ पोलरिटी का या काम के डिस्ट्रीब्यूशन का एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि वॉल्वॉक्स जबकि इतनी छोटी टाइप की एल्गीज हैं, इनके अंदर भी जो है सेल्स ने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना। और आगे वाली सेल्स जो है वो इनकी वेजिटेटिव कामों को कर रही हैं, और पीछे वाली जो सेल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव कामों को कर रही हैं। ये ऐसे बताता है कि इवोल्यूशन के ऑर्डर में यहीं से काम का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ होगा, है ना। काम यहीं से बटे होंगे। तो ये एक इसका एडवांस कैरेक्टर की तरह से हम इसको देखते हैं। जस्ट टू समझाने के लिए था, इसको आपको लिखना नहीं है। ये मतलब आपको व्हाट इज़ फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, जो कि हायर कैटेगरी को बता रहा है एल्गीज में। तो ये हुआ आपका वॉल्वॉक्स। इसमें अगर कहीं पे कोई समस्या है किसी को तो पूछ लो बच्चों। यहाँ सब समझ में आया आपको सारे पॉइंट्स? यस।